A very good evening to all of you guys. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस। सो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूलोज का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम क्लास में बैठ रहे हैं उनको बता दूं, सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस चेक करेंगे, उसके बाद आप बताओगे कि हाँ आपको कितना टॉपिक समझ आया या आपने एमसीक्यूज में कितने मार्क्स स्कोर करे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस से। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स का हमारा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस, राइट। अब रेशियोस को होता क्या है बेसिकली, अगर मैं सिर्फ रेशियो की बात करूं बच्चों, देखो अगर मैं सिर्फ रेशियो वर्ड की बात करूं तो रेशियो चीज है क्या। रेशियो एनालिसिस बेसिकली क्या है, हमारा रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बिटवीन का, जो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक, कि मतलब दो वेरिएबल्स कैसे रिलेट कर रहे हैं और उस बेसिस पे जो मैनेजमेंट होती है डिसीजन लेती है अपने। और जो बेसिकली रेशियोज हैं उनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी? लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो एक एक करके सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सबका ओवरव्यू लेंगे, फिर बाद में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा आता है लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो क्या चेक करती है? लिक्विडिटी रेशियो चेक करती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, या मैं बोलूं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। मतलब अगर शॉर्ट टर्म में बात करी जाए, मतलब कुछ टाइम पीरियड की बात करें, शॉर्ट टाइम पीरियड की बात करी जाए, तो क्या कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकती है या नहीं कर सकती, उस चीज को चेक करने के लिए हम निकालते हैं लिक्विडिटी रेशियो। देखो वर्ड जो है लिक्विडिटी, कहां से क्या मतलब होता है कि कितना लिक्विड है। लिक्विड मतलब फ्लो, कैश का फ्लो। कितनी लिक्विडिटी है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो अपनी उनको शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, किसी को लायबिलिटी देनी है, किसी को इंटरेस्ट पे करना है, किसी को जो लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज हैं कंपनी के, वो पे कर सकती है या नहीं कर सकती, वो चीज चेक करती है हमारी लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक, अगर मैं लिक्विडिटी रेशियो की बात करूं तो लिक्विडिटी रेशियो में बेसिकली हमारे पास 3 रेशियोज हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो या जिसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल देते हैं, और सुपर क्विक रेशियो। ठीक, करंट रेशियो क्या हो गया? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले जाऊं, देखो रेशियोज के केस में ना मैक्सिमम रेशियोज को बच्चों आप समझ के लर्न कर सकते हो। जब आप रेशियोज को समझ लोगे ना तो आपको फॉर्मूले रटने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, या अगर रट भी रहोगे ना तो इजीली रटे जाएंगे। ठीक, अब करंट रेशियो निकालने का मोटिव क्या है कि मेरे पास कितने करंट एसेट्स हैं ताकि मैं अपने करंट लायबिलिटीज को मीट कर सकूं। मेरे पास, कंपनी के पास कितने करंट एसेट्स हैं कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट सपोज बोलूं कंपनी के पास 100 रुपीज के करंट एसेट्स हैं और जो उनकी करंट लायबिलिटीज हैं वो सिर्फ 50 रुपीज की है, तो करंट रेशियो क्या आ गया? 2। मतलब 2 टाइम्स करंट एसेट्स पड़े हैं कंपनी के पास कि वो अपने करंट लायबिलिटीज को मीट कर सकती है। वो होती है हमारी करंट रेशियो। देखा, समझ लो, करंट रेशियो मतलब जो करंट लायबिलिटीज हैं वो कंपनी उसको इजिली मीट कर सके, तो कितने करंट एसेट्स पड़े हैं। ठीक, अब उसके बाद आती है हमारी क्विक रेशियो, या जिसे हम बोल देते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो क्या हो गया बच्चों? देखो अब जब हमने करंट एसेट्स बोला, करंट एसेट्स में बहुत सारी ऐसी चीज आ गई बहुत जल्दी जो बिक नहीं सकती, या जिसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी इन्वेंट्रीज। अब जरूरी थोड़ा कि अगले दिन ही सारी इन्वेंट्रीज बिक जाएं, ठीक है, तो इसीलिए वहां पे जरूरत पड़ी कि हम करंट एसेट्स लेने की बजाय हम लेंगे क्विक एसेट्स। और क्विक एसेट्स का कंसेप्ट क्या है? वो एसेट्स जिनको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्विक एसेट्स निकलेगा कैसे? करंट एसेट्स में से हम माइनस कर देंगे इन्वेंट्रीज को,
हम माइनस कर देंगे अपना इन्वेंट्रीज बोल दूं या स्टॉक बोल दूं, एक ही बात, हम माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस को या एडवांसेस को। जब इन दो चीजों को माइनस कर देंगे तो ये जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज क्विक एसेट्स। कंसेप्ट समझ आया क्विक रेशियो का? कि वो एसेट्स, हमने करंट एसेट्स हटा दिए हमने जो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, जैसे इन्वेंट्रीज है, जरूरी थोड़ा कि आज सारी की सारी बिक जाए। सिमिलरली अगर मैं प्रीपेड एक्सपेंस एडवांसेस की बात कर रहा हूं, किसी को मैंने एडवांस दे रखा है काम कराने के लिए, अब मैं उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकता, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेरे को फीस दे दी साल की, सर ये लो हमारी ट्यूशन फीस या क्लास कोचिंग फीस, अब उसे आप वापसी थोड़ा ले लोगे मुझसे, शायद थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाए, लेकिन मैं बोलूंगा ना इजिली कन्वर्टेबल नहीं है कैश में। ठीक, फिर उसके बाद आती है हमारे पास सुपर क्विक रेशियो। इसमें क्या होते हैं, जो सुपर क्विक एसेट्स हैं हम सिर्फ वो इंक्लूड करते हैं। तो इसमें बेसिकली तीन एसेट्स को ही लेते हैं सिर्फ, एक हो गया हमारा कैश, एक हो गया हमारे पास बैंक, और एक हो गया हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मतलब वो सिक्योरिटीज जो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन तीनों को इंक्लूड करके बन जाते हैं हमारे सुपर क्विक एसेट्स। कंसेप्ट वही है। सबसे पहले हमने देखा करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, सुपर क्विक रेशियो, सुपर क्विक एसेट्स अपॉन सिक्योरिटी। ये इसमें से हमने माइनस करे वो एसेट्स जो इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकते कैश में। इधर हमने ले लिया वही एसेट्स जो बहुत ज्यादा लिक्विड है, हद से ज्यादा लिक्विड है। ठीक, ये हो गई हमारी लिक्विडिटी रेशियो। चले आगे, नेक्स्ट आती है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो। देखो जैसे लिक्विडिटी रेशियो में हमने बात करी शॉर्ट टर्म की, सिमिलरली हम बात करेंगे अपना सॉल्वेंसी रेशियो में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की। किसकी बात करेंगे? लॉन्ग टर्म की, कि लॉन्ग टर्म में क्या पोजीशन है फर्म की। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी रेशियोज आ जाती है हमारी? एक आ जाती है डेट इक्विटी रेशियो। अच्छा देखो, जब रेशियो पढ़ रहे हो कभी कभार रेशियो के नाम ही हमें उनके फॉर्मूलेस बता देते हैं। देखो डेट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा? डेट अपॉन में इक्विटी। सिंपल सी बात बोलूं तो टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज अपॉन में शेयर होल्डर इक्विटी, या डेट अपॉन में इक्विटी। ठीक, फिर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। फिर प्रोप्राइटरी रेशियो, कौन सी रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी क्या हो गया? मतलब ओनर। प्रॉपर्टी क्या हो गया? मतलब ओनर। अच्छा, ओनर्स कौन होते हैं बिजनेस के? ओनर्स कौन होते हैं बच्चों? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जब मैं बोल रहा हूं ना प्रोप्राइटरी फंड, तो प्रोप्राइटरी फंड में क्या आ गया? प्रोप्राइटरी फंड में आ गया हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लस हमने बात करी थी ना कि रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के होते हैं, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो प्रोप्राइटरी फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। सिमिलरली डेट रेशियो, डेट रेशियो क्या हो गया? टोटल डेट अपॉन में नेट एसेट्स या टोटल एसेट्स। ठीक, समझ आ गया? देखो अब बेसिक सा लॉजिक समझे। बेसिक सा लॉजिक क्या है? नीचे वाले रेशियोज को मैं देखूंगा, अगर प्रोप्राइटरी रेशियो को देखूं और डेट इक्विटी रेशियो को देखूं, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का कितना पैसा लगा हुआ है टोटल एसेट में से, हमारा डेट कितना लगा हुआ है टोटल एसेट्स में से, दैट्स ऑल। ठीक, चले आगे। इजी है लर्न करने के लिए, चारों रेशियोज हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसे पहले कैपिटल गियरिंग रेशियो। अच्छा एक चीज और, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया सर हम फॉर्मुलेस छोड़ के चले जाए तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको करने हैं। ठीक, और इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मुलेस ये वाले। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो के लिए सबसे पहले कंसेप्ट समझो। कैपिटल गियरिंग रेशियो में कंपनी पता लगाना चाह रही है कि जो उनके फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटीज हैं, क्या? फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटीज, मतलब वो लायबिलिटीज जिसपे फिक्स्ड रेट का इंटरेस्ट जाना है, उसकी रेशियो निकाल रहे हैं। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट किस पे जाता है? देखो प्रेफरेंस शेयर्स पे हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, अगर लायबिलिटी की बात करूं।
अगर कोई डिबेंचर होगा तो उस पर फिक्स इंटरेस्ट होता है, कोई बोरोड फंड होगा तो उस पर फिक्स इंटरेस्ट होता है। इक्विटी शेयर्स के आगे याद करो हम लिखते हैं ना 14% प्रेफरेंस शेयर्स। इस 14% का मतलब क्या है कि भाई हमें इनको 14% इंटरेस्ट देना है अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो, राइट। तो ये हो गया हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटीज। ये तीनों हो गई हमारी फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटीज अपॉन में इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि हमारा प्रोप्राइटरी फंड हो गया। ये उसका फॉर्मूला हो गया। समझ आ गया? चले नेक्स्ट में। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। फिर बोलूंगा फॉर्मूले को समझो। ईबीआईटी क्या हो गया? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब वो पैसा जो हमारी अर्निंग्स हो गई। हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का मोटिव क्या है? हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का मोटिव क्या है कि कंपनी के पास कितने पैसे पड़े हैं कि वो इंटरेस्ट दे सकती है। मान लो मेरे इनकम हुई, ईबीआईटी हुआ 1 लाख रुपीस का, और मेरा जो इंटरेस्ट जाता है वो 1000 रुपीस का जाता है। मींस मैं अपने इंटरेस्ट के 100 टाइम्स अर्निंग कर रहा हूं। मेरे पास इतना पैसा है कि 100 टाइम्स मैं इंटरेस्ट पे कर सकता हूं। समझ आ गया? ये रेशियो देख के मेरे को क्या पता चलेगा? सिंपल सी बात। फिर आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, सेम कंसेप्ट पे, जो इज अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज, दैट इज बेसिकली ईबीआईटी ओनली अपॉन में इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। पहले सिर्फ इंटरेस्ट चेक कर रहे थे, अब जो इंस्टॉलमेंट जा रही है, प्रिंसिपल अमाउंट जा रही है, उसको भी साथ में इंक्लूड कर लिया। फिर आता है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, सेम कंसेप्ट। पहले इंटरेस्ट चेक कर रहे थे, अब चेक करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए कितना पैसा है। देखो इंटरेस्ट कब जाता था, बेसिकली बोला स्ट्रक्चर याद करो, बोला स्ट्रक्चर याद करो। सबसे पहले आता है हमारे पास ईबीआईटी। ईबीआईटी में से हम पे करते हैं इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास पूरा ईबीआईटी पड़ा है। फिर उसके बाद आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर इसमें से पे करते हैं हम टैक्स को। फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम पे करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर ये जो बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये होता है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या था हमारा? ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो में क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में प्रेफरेंस डिविडेंड। कि मतलब हमारी कंपनी के पास जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से वो कितना ज्यादा डिविडेंड दे सकती है। ठीक, समझ आ गया? देखो इन सारी फॉर्मुलेस को ना ट्राई करो, ब्लॉक्स में लर्न करो कि भाई मैंने ये चारों फॉर्मुलेस एक साथ लर्न कर लिए। सिमिलरली ये वाले फॉर्मुले एक साथ लर्न हो गए क्योंकि आपस में सेम हैं। ये तीनों फॉर्मुले एक साथ लर्न हो गए। एक एक करके लर्न करोगे ना तो प्रॉब्लम होगी। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। जैसे हमारा वो आया था अभी प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, ऐसे ही इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो कि जो इक्विटी शेयर्स के पास पैसा जा रहा है, वापसी जाऊं तो लास्ट में पढ़ा था ना अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर्स, वो लिखा था मैंने। देखो वही लिखा हुआ अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ये जो पैसे बच गए ये हो गए दैट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। लिख देता हूं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, ये वो अमाउंट आ गई। ठीक, अपॉन में इक्विटी डिविडेंड। अगर वो स्ट्रक्चर याद कर लोगे, ये तीनों फॉर्मूले तो वैसे ही याद हो गए। लास्ट है हमारे पास फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो, मतलब जो फिक्स्ड चार्ज है इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट, उसको हम कितना पे कर सकते हैं? ईबीआईटी प्लस डिप्रिसिएशन वाली अमाउंट। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट फॉर्मुलेस की ओर। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एक्टिविटी टर्नओवर या एफिशिएंसी रेशियो। ठीक, इसमें हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि कंपनी जो अपने एसेट्स हैं उसको कैसे यूटिलाइज कर रही है इनकम जनरेट करने के लिए। ये रेशियोज हमें बताती हैं कि कंपनी अपने एसेट्स को कैसे यूटिलाइज कर रही है इनकम जनरेट करने के लिए। ठीक, जल्दी जल्दी कवर करेंगे, बहुत इजी सा है। देखो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से कितनी सेल्स जनरेट हुई, ऐसे याद करो, टोटल एसेट्स में से कितनी सेल्स जनरेट हुई। सिमिलरली फिक्स्ड एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी सेल्स जनरेट हुई।
सिमिलरली करंट एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी सेल्स जनरेट हुई, वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी सेल्स जनरेट हुई, चारों फॉर्मूले लिंक करके याद हो गए आपको। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, कितनी सेल्स जनरेट हो रही है अगर हमारे इतने टोटल एसेट्स हैं, कितनी सेल्स जनरेट हो रही है अगर हमारे इतने फिक्स्ड एसेट्स हैं, कितनी सेल्स जनरेट हो रही है अगर हमारे इतने करंट एसेट्स हैं, कितनी सेल्स जनरेट हो रही है अगर हमारी इतनी वर्किंग कैपिटल है। तो ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या हो गया कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो कितनी जल्दी चेंज हो रही है, सेल आउट हो रही है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। फिर आता है रिसीवेबल्स डेट ओवर टर्नओवर रेशियो, जो डेटर्स हैं वो कितनी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। फिर आता है पेबल्स टर्नओवर रेशियो, मतलब क्रेडिटर्स कितनी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज क्रेडिट परचेजेस अपॉन में अकाउंट्स पेबल्स। अकाउंट्स पेबल मतलब क्या हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स अपॉन में 2। ठीक, ये सारी बेसिक है, ज्यादा डिस्कस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप ऑलरेडी 11th 12th में पढ़ के आए हो इन सारी चीजों को, इवन ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा, फिर मास्टर्स में भी पढ़ा, बहुत बार पढ़ चुके हो। ठीक, अच्छा इधर एक फॉर्मूला रह गया, मिसिंग आउट हो गया, कौन सा, जो हम एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड निकालते हैं, वो कैसे निकाल लेते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम ये निकाल रहे हैं तो 365 अपॉन में क्या है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अगर यहां निकाले तो 365 अपॉन में क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, दैट इज एवरेज पेमेंट पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सेम चीज, कंपनी कैसे अपने प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, मतलब क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या एबिलिटी है कंपनी के प्रॉफिट जनरेट करने की अपने ऑपरेशंस के थ्रू, वो बताती है हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और बचपन से सीखते आ रहे हैं, सबसे पहले 3 रेशियोज पढ़ेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर से ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स। नेट प्रॉफिट क्या हो गया, नेट प्रॉफिट या जिसे हम बोल देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में सेल्स। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में सेल्स। ऑपरेटिंग क्या होता है, ईबीआईटी। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट से बनाना सीखा था, याद कर लो उसे, वैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे। नेट प्रॉफिट हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया, ईबीआईटी। ठीक, फिर आएंगे हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो ग्रुप्स में पढ़ोगे तो ज्यादा आसान होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी। इन्वेस्टमेंट्स पे कितना रिटर्न आया। सिमिलरली जो टोटल एसेट्स हैं, अगर मैं बात करूं एवरेज के, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके, उस पे कितना रिटर्न आया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिमिलरली इक्विटी पे कितना रिटर्न आया, ऊपर इक्विटी का रिटर्न लेना है। देखो इन्वेस्टमेंट से पहले आ गया रिटर्न या प्रॉफिट या अर्निंग, रिटर्न ऑन एसेट्स में आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिटर्न ऑन इक्विटी में आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। याद करो अभी पढ़ा था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पैसा होता है वो माइनस करके आता है प्रेफरेंस डिविडेंड, वही पैसा बचता है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं, मैं कैसे सोचूंगा मेरे लिए कितना पैसा पड़ा था अपॉन में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की कंपनी है। मतलब एट एंड ऑफ द डे कंपनी जो अर्निंग करी, लेट्स सपोज अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बची 50,000, एज इक्विटी शेयर होल्डर मैं क्या देखूंगा कि 50,000 कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स के अमाउंट से बना है, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक, फिर आते हैं हमारे पास लास्ट में 4 रेशियोज जो कि रिलेटेड है हमारी वो से, दैट इज अर्निंग पर शेयर, बिल्कुल जो भी बताया। अच्छा इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। देखो दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले होता है ईबीआईटी, इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं, आ जाता है हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से माइनस कर देते हैं टैक्स। फिर आ जाता है हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये बात हम बोल देते हैं। इसमें से माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, ये आ जाता है हमारे पास अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स।
अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर्स। अब इस अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स में से, जब इस अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर में से हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मान लो 1 लाख रुपए आया तो कितने शेयर्स हैं कंपनी के पास, वो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो आ जाता है हमारे पास अर्निंग पर शेयर, वो आ जाता है हमारे पास अर्निंग पर शेयर। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो अर्निंग पर इक्विटी शेयर था 1 लाख रुपीस, मतलब कंपनी के पास जो ये अमाउंट आई वो 1 लाख रुपीस आई, 1 लाख रुपीस, ये 10 लाख ले लेते हैं, 10 लाख रुपीस। और मान लो कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, ये रुपीस में आई है, टोटल कितने शेयर है 1 लाख, तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया 10 रुपीस। अब जरूरी तो नहीं है कंपनी ये 10 रुपए बांटे ही बांटे, अब जरूरी तो है नहीं कि कंपनी 10 रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करे, कंपनी या तो इसे रिटेन कर सकती है या डिविडेंड दे सकती है। मान लो कंपनी ने 4 रुपीस रिटेन करे और 6 रुपीस डिविडेंड दे दिए, इसको कहीं और लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। मान लो इस 10 में से कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, उसने कुछ रिटेन करे, लेट्स सपोज 4 रुपीस रिटेन करे और 6 रुपीस डिविडेंड दे दिया। अब देखना मैं जो रेशियो समझाऊंगा, पहला है अर्निंग पर रेशियो, जो अभी हमने सीखा, अर्निंग पर रेशियो, अर्निंग इक्विटी शेयर्स के पास कितनी है अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सेम चीज, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फिर है डिविडेंड पर रेशियो, डिविडेंड पर रेशियो कैसे निकलेगा, डिविडेंड पर रेशियो कैसे निकलेगा, दैट इज टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। फिर आता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया, वो कैसे निकलेगा 6 अपॉन में 10, मतलब डिविडेंड इक्विटी शेयर कितना है, डीपीएस कितने का है अपॉन में अर्निंग पर शेयर कितनी है। ठीक, डिविडेंड पे पर रेशियो, इन दोनों में फर्क क्या है, कितना कंपनी डिविडेंड पे कर रही है अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मान लो कंपनी ने बोला 1 लाख रुपए में 10 लाख रुपए से हम 6 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपॉन में इक्विटी शेयर्स, कितने इक्विटी शेयर्स हैं। सिमिलर डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या, 10 रुपए की अर्निंग हुई उसमें से कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं, समझ आ गया। और लास्ट आता है हमारे पास अर्निंग प्राइस अर्निंग पर शेयर, मतलब मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है और वो शेयर अर्न कितना कर रहे हैं, दैट इज मार्केट प्राइस अपॉन में अर्निंग। बेसिकली मान लो कोई पर शेयर जो अर्निंग हो रही है 10 रुपीस की हो रही है और मार्केट प्राइस चल रहा है 100, मतलब फ्यूचर में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ेगा तभी मार्केट प्राइस हाई है, दैट इज प्राइस अपॉन में अर्निंग पर शेयर रेशियो। समझ आ गया, ये बेसिकली हो गई हमारी सारी रेशियोज। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। 5 क्वेश्चंस लेंगे, जल्दी सॉल्व करने हैं, सारे रेशियोज हमने देख लिए हैं, ठीक, फिर बताएंगे आपके कितने आंसर सही हुए। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अगर आप मेरे से रेगुलर क्लास ले रहे हो, यू नो कि मैं एग्जाम से क्वेश्चंस ट्राई करता हूं ज्यादा से ज्यादा उठाऊं, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम का है, सॉरी फेब 2023 में आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ अ फर्म इज 1 लाख, its fixed interest charge on long term debts is 20,000, but its interest coverage ratio of the income tax is 60%. सॉरी, चलो क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं, जिसको आता है वो अपने आप आंसर करो जब तक। सबसे पहले तो फॉर्मूला बना लूंगा। अच्छा, पहले तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख देते हैं EBIT अपॉन में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो सर हमें दे रखा है 20,000 रुपीज, हमें चाहिए EBIT। अब EBIT कैसे निकलता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट, सेम चीज दोबारा लिख रहा हूं, देख लो बच्चों, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स
दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे हम बोल देते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस दे रखे हैं हमारे पास 1 लाख रुपीस के। कितने के? 1 लाख रुपीस के। ठीक। इंटरेस्ट दे रखा है 20,000 का और टैक्स रेट दे रखा है हमारे पास 60%। चलो अगर मैं ईबीआईटी को एक्स ले लूंगा तो ईबीटी कितना आ गया? एक्स माइनस 20,000। अब x माइनस 20,000 इसमें से 60% माइनस कर दूंगा, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास 40%। अगर इनडायरेक्टली बात करूं तो x माइनस 20,000 का 40% हमारा है 1 लाख रुपीस। इससे x की वैल्यू निकाल लूंगा। चलो 0.4x माइनस 40% कितना हो गया? 10% हो गया 2,000। 8,000 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीस। x की वैल्यू आ गई 1,08,000 डिवाइडेड बाय 0.4। ये 0 गया, 4 से काटते हैं 427 1 2 3 4। जो ईबीआईटी आ गया वो आ गया हमारे पास 2,70,000। तो ईबीआईटी आया हमारे पास 2,70,000 और इंटरेस्ट दे रखा है हमारे पास 20,000। सॉल्व कर लेते हैं, कट करा 213.5। तो द करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13.5। ठीक, ट्राई करना मेरे से पहले करके क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं आपको, ये ना हो मेरे साथ बैठ के कर रहे हो। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। ठीक, 13.5 आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म एसेट्स, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन। जल्दी से पहले प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बताओ। प्रोप्राइटरी फंड अपॉन में, जल्दी बताओ, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। चलो कैलकुलेट करते हैं। प्रोप्राइटरी फंड में क्या आएगा? इक्विटी। प्रोप्राइटरी फंड में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस और क्या आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख, तो ये आ गया हमारे पास 6 लाख रुपीस। टोटल एसेट्स कितने हो गए? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स 8 लाख रुपीस। 0 से 0 कैंसल आउट, दैट कम्स आउट टू बी 3/4, दैट इज 75%। 75% ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किस किस का सही हुआ? किस किस बच्चे का सही हुआ आंसर? चले थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन, द ओपनिंग इन्वेंटरी इज दिस, क्लोजिंग इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 6, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट, व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट? वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100, बट ये क्वेश्चन ऐसा सा है ही नहीं। इस क्वेश्चन में हमें बात कर रखी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की, जो कि हमें 6 दे रखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ये दे रखा है हमें 6। कॉस्ट निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 20% उसका। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2। तो 75,000 प्लस 1,05,000, ये कितना आ जाएगा? 1,80,000। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2 90,000। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई हमारे पास 90,000।
तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट बोल लू तो 90,000 इंटू 6 9 6 54 1 2 3 4 5,40,000। अब इसका हमें निकालना है 20%, तो 10% कितना हो गया 54,000, 54,000 प्लस 54,000, ये हो गया 20%, दैट इज 1,08,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा थ्योरी क्वेश्चन, डैश आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन द एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड अभी बात करी थी, सिंस इट प्रोवाइड्स देम विद अ सेंस ऑफ बिल पेइंग पैटर्न ऑफ द फर्म। देखो अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए, किसको पेमेंट से मतलब होता है, किसको हमने पेमेंट करनी है, मतलब अगर किसी ने हमें पैसा दिया होगा या जिसने हमसे पैसा लेना होगा उसी को प्रॉब्लम होगी पेमेंट से। ठीक है, यही बात है कि जैसे लेट्स सपोज हमने किसी से उधार में सामान खरीदा, क्रेडिट पे सामान खरीदा, परचेज किया, तो उसी से उसको हमें पैसे लेने हैं, राइट। तो अब इनमें से किस किस को हमने पैसे देने हैं, कस्टमर्स को पैसे देने हैं नहीं यार, स्टॉक होल्डर्स को कुछ नहीं देना, लेंडर्स और सप्लायर्स को देना है, बोरोवर्स एंड बायर्स, ये बैलेंस नहीं बन रहा, या शायद जिससे हमने बोरो करा है या जिससे हमने बाय करा है सामान, उसको तो हमें देने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंडर्स एंड सप्लायर्स, क्योंकि उनको टेंशन होगी कि हरनीत सिंह या ये कंपनी कितने टाइम में पेमेंट करेगी, तो तब वो देखेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है हरनीत सिंह का या कंपनी का, राइट। समय आ गया, चले लास्ट क्वेश्चन की ओर। Current assets of the company are 3,60,000. Its current ratio is 3. Liquid ratio is this amount of liquid assets. चलो फॉर्मूला लिख देता हूं, जल्दी से सॉल्व करना। करंट रेशियो का क्या हो गया हमारे पास, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ये कितना दे रखा है 3। फिर उसके बाद उन्होंने लिक्विड एसेट्स दे रखा है, अच्छा लिक्विड एसेट्स निकालने हैं, तो लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 0.9। क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन करो। अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या पेपर 1 या पेपर 2 से किसी भी टॉपिक्स को आप समझना चाहते हो कि सर आप ये टॉपिक कवर करा दो, तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, या टेलीग्राम में आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो या मेंशन कर सकते हो कि सर आप प्लीज नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कवर करा लो। ठीक, और ट्राई करो जितना ब्रीफ हो सके, जैसे कि लेट्स सपोज अगर अकाउंटिंग है तो अकाउंट्स में आप सर रेशियो करा दो, या फाइनेंस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल करा दो, ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक बताया करो। ठीक, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। करंट एसेट्स हमें दे रखे हैं हमारे पास 3,60,000, इधर से हमारे पास करंट लायबिलिटीज निकल जाएंगी बच्चों, तो ये करंट लायबिलिटीज आ गई हमारे पास 1,20,000, तो 1,20,000 को उधर ले जाऊंगा तो जो लिक्विड एसेट्स आएंगे वो आएंगे 0.9 इंटू 1,20,000, जो कि हमारे पास आ जाएगा 0.9 करूंगा, 10% हो गया 12,000, 12,000 माइनस कर दो 1,08,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, अब आप सभी का टास्क है अभी जाना नहीं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि आउट ऑफ 5 कितने आंसर्स आपके सही हुए, आउट ऑफ 5 कितने आंसर सही हुए। उसी लेवल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा और उसी बेसिस पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो जरूर मेंशन करना कि आउट ऑफ 5 कितने आपके सही हुए। अगर कोई टॉपिक समझना है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हाँ इसकी जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे, ताकि होगा क्या कि अगर आपको फॉर्मूले एक ही साथ देखने हैं, जैसे मैंने ग्रुप कर रखा है कि भाई इन 4 को एक साथ पढ़ लो, इन 5 को एक साथ पढ़ लो, वो आपको हेल्पफुल हो जाएगी। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।